हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से ये लेक्चर में दोस्तों हमको क्या पढ़ना है। सीएफटी में हमने कुछ पढ़ा था, सीएफटी के आगे वीएबीटी में कुछ पढ़ा था, बट जो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं था। देयर आर सम लिमिटेशन, और लिमिटेशन को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं वो तो यहीं पे हमको पढ़ना है। आई मीन टू से वीबीटी से हमने कॉम्प्लेक्स का सेप क्या हो सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फ्रॉम दी सीएफटी, वहाँ पे ट्रांजिशन क्या हो रहा है, किस तरह से स्प्लिटिंग हो रही है, ये सब बातें पढ़ी थी। अभी दोस्तों वो स्प्लिटिंग वाला कंसेप्ट फ्रॉम दी सीएफटी एंड एडिशनल कंसेप्ट, ये दोनों को मिक्स करके हम क्या करेंगे, कलर ऑफ दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है। सो पहले हमको यहाँ पे ये जानना है किसी भी कॉम्प्लेक्स की वजह से या फिर कलर फ्रॉम दी एनी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, हाउ इट कैन पॉसिबल। दोस्तों किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर हम वाइट लाइट इम्प्लांट करें, उसके ऊपर हम अटैक करें फ्रॉम दी वाइट लाइट, सो ऑल ऑफ सडन वाइट लाइट में से जो भी दोस्तों जितने भी उसके स्पेक्ट्रम है उसमें से कुछ स्पेक्ट्रम डिसअपियर हो जाएंगे। क्यों? एब्सॉर्प्शन, वहाँ पे एब्जॉर्ब होगी लाइट, और फिर जो लाइट एब्जॉर्ब हुई उसके अकॉर्डिंग उसके डिफरेंशिएट वेवलेंथ वाली लाइट का कलर हमको दिखेगा। मतलब जो वेवलेंथ वाला कलर एब्सॉर्ब हुआ है वो नहीं दिखेगा, उसके अपोजिट वाला दिखेगा। अभी उसकी भी बात करेंगे। सो व्हेन अ वाइट लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हेन अ वाइट लाइट इज allowed to pass through a coordination compounds, some of the visible spectrum is being removed from a white light में से उसमें से कुछ स्पेक्ट्रम क्या हो गए, रिमूव हो गए, एंड सो लाइट दैट एमर्जेस नो लॉन्गर वाइट, फिर वो ज़्यादा टाइम तक हमको लाइट नहीं दिखेगी, वाइट नहीं दिखेगी बिकॉज ऑफ एब्सॉर्प्शन। अभी दोस्तों यहाँ पे कलर केमिस्ट्री की मेन पॉइंट देखने को मिलेगा। द कलर ऑफ द कंपाउंड इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब फ्री में मिला है। द कलर ऑफ द कंपाउंड्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट विच एब्सॉर्ब, मतलब दोस्तों जो वेवलेंथ से वहाँ पे एब्सॉर्प्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलर उस कंपाउंड से हमको कलर मिलेगा। सो एक्चुअली वो कलर तो कॉम्प्लीमेंट्री है, जो लाइट एब्सॉर्ब हुई है उसके अकॉर्डिंग जो कलर जनरेट हो रहा है विच वी कैन शो दैट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर विच कलर इज एब्सॉर्ब। The complementary color, I repeat, the complementary color is generated from wavelength left over. So this is the most important term, wavelength left over. अभी दोस्तों पर्टिकुलर अगर ये साल की बात करें, यहाँ पे NCERT पोर्शन को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस मिलेगा इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE एंड नीट। एज वी नो ये टॉपिक को तो जैसे कट मिला है फ्रॉम दी NCERT, सो बोर्ड एग्जाम में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसकी बात करनी है। बट फिर भी दोस्तों ये साल में अगर ऑनलाइन ही चला है, इट मीन्स जो लेवल रहेगा MCQ लेवल, आई मीन टू से कुछ हद तक कम होगा। सो यहाँ पे जितना NCERT पोर्शन है उसको आप 100% अगर क्लियर करते हो, आपको वहाँ पे मार्क कम होने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। सो फिर से इन अ शॉर्ट लैंग्वेज वी हैव कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर लाइट इम्प्लांट की, वाइट लाइट, वहाँ से कुछ स्पेक्ट्रम इनविजिबल हुए, जितना एब्सॉर्प्शन हुआ उसके अकॉर्डिंग हमको ना कॉम्प्लीमेंट्री वहाँ पे कलर मिला। ठीक है। आपको एक टेबल दिख रहा है विच यू हैव टू मग अप, वो आपको याद रखना है, शायद यहाँ से क्वेश्चन आ भी जाए। ओके। देन दोस्तों सपोज रेड कलर के वेवलेंथ अकॉर्डिंग अगर एब्सॉर्प्शन हुआ तो वी कैन नॉट शो कलर रेड फ्रॉम दैट कंपाउंड, वहाँ से रेड नहीं दिखेगा, बट वहाँ से क्या दिखेगा, ग्रीन कलर। इफ वायलेट ब्लू, इसकी जो रीजन है वहाँ से कलर एब्सॉर्ब हुआ, लाइट एब्सॉर्ब हुई, देन वी कैन सी येलो ऑरेंज। इफ येलो के रीजन में एब्सॉर्प्शन हुआ, देन वी कैन सी वायलेट कलर एज दी फाइनल कलर ऑफ दी कॉम्प्लेक्स। सो ये कॉम्प्लेक्स का कलर जो भी है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, उसके लिए जो मेजर रीजन है दैट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट एट दी परफेक्ट, रिपीट, एट दी परफेक्ट वेवलेंथ फॉर ईच एंड एवरी कलर। सभी कलर की अपनी खुद की वेवलेंथ है, उसके अकॉर्डिंग एब्सॉर्प्शन होगा और उसके अकॉर्डिंग हमको कलर दिखेगा पर्टिकुलर फ्रॉम दैट कॉम्प्लेक्स और पर्टिकुलर फ्रॉम दैट कंपाउंड। ठीक है। चलो ये तो बात हुई, बट CFT सर क्यों पढ़ा, CFT से हमको क्या पता चला, CFT में कैसे कलर होगा। इसके साथ दोस्तों CFT को थोड़ा रिलेट करें। एक्चुअल में ये जो वेवलेंथ एब्सॉर्प्शन हो रही है या फिर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमको कलर मिल रहा है, वहाँ पे एब्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है,
उसके लिए कुछ तो रीज़न होगा और उसकी वजह से कलर मिलेगा। सपोज वी हैव वन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन दैट इज TiH2O6+3। इफ TiH2O6+3 तो आपको पता चलेगा हियर टिटेनियम इज इन +3 फॉर्म। यहाँ पे टिटेनियम कौन से फॉर्म में होगा? +3 फॉर्म में होगा। आई रिपीट, हियर टिटेनियम इज इन +3 फॉर्म। सो टिटेनियम दोस्तों हमारे पास +3 फॉर्म में है। ओके, टिटेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? KTm इंटू से एटॉमिक नंबर 22, 18 फ्रॉम आर्गॉन, देन 4s2 20 एंड देन 3d2। सो ये होगी उसकी अरेंजमेंट, कुछ इस तरह से होगा। टिटेनियम का आर्गॉन 3d2 एंड 4s2। इफ वी वांट टू मेक टिटेनियम +3, 2 फ्रॉम दी 4s, 1 फ्रॉम दी 3d। सो वहाँ पे दोस्तों आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे मेटल के कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इन ग्राउंड स्टेट वो कहाँ पे होंगे? T2g में होंगे। क्यों T2g में होंगे? बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इफ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यहाँ पे दोस्तों CFT आई मीन टू से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरह से होगी? T2g नीचे आएगी और EG ऊपर होगी। अगर ये ऑक्ट्राहेड्रल होता तो आप टेट्राहेड्रल होता, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता तो आपको पता था T2g ऊपर EG नीचे। यहाँ पे T2g नीचे। ग्राउंड स्टेट में यहीं पे इलेक्ट्रॉन रहेगा एज पर एज आउट-बाउ रूल। जब ये एक्साइटेटेड होगा, इसके ऊपर हम लाइट इम्प्लांट करते हैं, वाइट लाइट। उसके बाद दोस्तों एक्साइटेड होने के बाद ये क्या करेगा? जंप करेगा। T2g विच इज एक्चुअली d ऑर्बिटल का, वहाँ से कहाँ पे जाएगा? T2g से EG में। T2g से निकल के EG में चला गया। T2g is d orbitals, EG is d orbital, so this transition is known as a d-d transition। हमको जो कलर दिख रहा है पर्टिकुलर इन दी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस d-d ट्रांजिशन। वहाँ पे दोस्तों d-d ट्रांजिशन होता है। d-d ट्रांजिशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन? यू कैन सी H2O इज लिगेंड। H2O यहाँ से दोस्तों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कितने? 2। ईच H2O वहाँ पे उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए टुवर्ड्स दी मेटल, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन है उसका ट्रांजिशन नहीं हो रहा। हियर ट्रांजिशन इज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ऑफ द d ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन और मेटल। सो मेटल का और मेटल आयन का इलेक्ट्रॉन है, उसी का दोस्तों d-d ट्रांजिशन होगा इन मेजोरिटी केस। बट दोस्तों अगर बात करें KMnO4 की, आप सबको मालूम है KMnO4 इज कलर्ड कंपाउंड, बट यहाँ पे दोस्तों वायोलेट कलर। बट मैंगनीज इज इन +7 फॉर्म। अगर Mn+7 फॉर्म में है, Mn+7 फॉर्म में है दोस्तों, पर्टिकुलर इन दैट केस देर इज नो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ दी Mn। सो वहाँ पे एक d-d ट्रांजिशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मेटल के इलेक्ट्रॉन से होना चाहिए। देर इज नो इलेक्ट्रॉन विद द मेटल। सो ट्रांजिशन कैसे होगा? ये दोस्तों पर्टिकुलर इन दैट केस यहाँ पे क्या होगा? चार्ज ट्रांसफर होगा। मैंगनीज के साथ जो ये लिगेंड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वो अपना चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर करेगा फ्रॉम दी मैंगनीज। सो यहाँ पे भी d-d ट्रांजिशन होगा, बट पर्टिकुलर इन दिस केस d-d ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम दी लिगेंड ऑक्सीजन, नॉट फ्रॉम दी मेटल। ये याद रखना है। सिमिलर केस इन डाइक्रोमेट K2CrO4 में भी यही होगा, Na2CrO4 में भी यही होगा। सो ये 2 या 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं दोस्तों आपको। दिस इज एडिशनल इन विच कलर इज देयर बट देर इज नो d-d ट्रांजिशन फ्रॉम दी इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल। देर इज d-d ट्रांजिशन बट इलेक्ट्रॉन फॉर दैट ट्रांजिशन इज फ्रॉम लिगेंड, और इसको हम चार्ज ट्रांसफर बोलेंगे। क्यों चार्ज ट्रांसफर? यहाँ से पहले इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ही इज द डोनर, सो प्लस एक्सेप्टर माइनस चार्ज ट्रांसफर होने के बाद उसका ये d-d ट्रांजिशन होगा जो यहाँ पे हो रहा है। क्लियर है? सो ये एब्सॉर्प्शन ऑफ द लाइट, ये थियरी को अगर सपोर्ट चाहिए तो यहीं से मिलेगा। कैसे? एक्साइटेड कब होगा? जब उसके ऊपर लाइट इम्प्लांट होगी। सो ये वाइस वर्सा एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ दिमाग में रखनी है, कलर के रीजन में लिगेंड भी, आई रिपीट, कलर के रीजन के लिए लिगेंड भी दोस्तों इतने ही अप्रोप्रिएट है। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है एब्सेंस ऑफ लिगेंड। इफ देर इज नो लिगेंड, सपोज TiH2O6+3 है, वी हैव Ti+3। TiH2O6+3 में भी दोस्तों Ti+3 फॉर्म में है, वहाँ पे उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर उसके पास कोई लिगेंड नहीं है फिर भी Ti+3 में यही होगा 3d1।
एट दैट टाइम अगर आप उसके ऊपर कोई लाइट अप्लाई करते हो वहाँ से आपको कोई कलर नहीं मिलेगा। क्यों? एब्सेंस ऑफ लिगेंड। ये जो स्प्लिटिंग हुआ है, हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, दैट इज द रिलेशन। ये जो स्प्लिटिंग हुआ है, स्प्लिटिंग इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, बिकॉज ऑफ लिगेंड। जितने स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे उतना स्प्लिटिंग ज़्यादा था, जितने वीक लिगेंड थे उतना स्प्लिटिंग कम था। यू रिमेंबर? सो दोस्तों यहाँ पे अगर टी ओनली Ti+3 इज देयर, वहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, वहाँ पे भी आप ये सपोज कर सकते हो दैट दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। वहाँ पे भी डी ट्रांजिशन होना चाहिए, बट देर इज नो डी ट्रांजिशन बिकॉज देर इज नो स्प्लिटिंग। वहाँ पे दोस्तों क्रिस्टल स्प्लिटिंग होगा ही नहीं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ लिगेंड। सो लिगेंड का प्रेजेंट होना भी जरूरी है। इनका रिलेशन आगे बढ़ाते हैं। अगर ये स्प्लिटिंग होगा तभी ये थियरी काम आएगी, बट स्प्लिटिंग कब होगा? जब लिगेंड हो गए। सो लिगेंड इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द कलर। प्रूव करें? अगर दोस्तों प्रूव करना है, प्रूव करते हैं। वी हैव वन मोर कॉम्प्लेक्स आयन NiH2O6+2 इन विच Ni इज इन +2 फॉर्म। अगर दोस्तों यहाँ पे Ni+2 फॉर्म में H2O इज अ न्यूट्रल लिगेंड, देन वी कैन से Ni की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वहाँ पे डी ट्रांजिशन हो सकता है। ओके और अगर वहाँ पे डी ट्रांजिशन हो तो क्या होना चाहिए? कलर मिलना चाहिए। दोस्तों H2O6 ट्वाइस H2O को मैं वहाँ से निकाल दूँ, ट्वाइस H2O को निकाल दूँ और उसकी जगह पे इथिलीन डायमाइन विच इज़ डाइडेंटेड लिगेंड ऐड कर दो। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। उसका कलर होगा दैट इज पेल ब्लू। वो दोस्तों कलर चेंज हो जाएगा फ्रॉम द इनिशियल कलर। सो ये डी ट्रांजिशन हो रहा है, कलर एब्सॉर्प्शन हो रहा है, उसके साथ प्रेजेंस ऑफ लिगेंड एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो NiH2O4 En+2 plus 2H2O which is different in color than NiH2O6+2। उसके अलावा दोस्तों ये जो पेल ब्लू कलर वाला कॉम्प्लेक्स मिला यहाँ से NiH2O4 into En, ये 4H2O में से और 2 H2O निकाल दे विद दी En, उससे ट्रांसफर करें NiH2O4 En+2 plus En 2 more H2O। सो यहाँ पे 4H2O में से क्या बचा? H2O ट्वाइस En ट्वाइस विच इज ब्लू पर्पल कलर डिफरेंट देन पेल ब्लू। लिगेंड चेंज हुए, कलर चेंज हुआ। देन 2 H2O बसे, उनको भी दोस्तों हम यहाँ से इथिलीन डायमाइन से रिप्लेस करें। वी विल गेट NiEN3 ट्वाइस प्लस और उस टाइम दोस्तों हमको क्या कलर मिला? वायोलेट कलर। सो यहाँ पे आप क्लियरली देखो लिगेंड चेंज होने के साथ भी कलर चेंज हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ट्रांजिशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बट प्रेजेंस ऑफ लिगेंड एंड टाइप्स ऑफ लिगेंड इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब दोस्तों यहाँ पे ठीक से देखो, निकल के साथ रेशियो लो, व्हेन 1 निकल 1 इथिलीन डायमाइन, ये रेशियो तब पेल ब्लू है। कब? जब 1:1 हो। 1 निकल ट्वाइस En2 1:2 एंड 1:3, ये तीनों रेशियो में दोस्तों जो आपको कलर दिख रहा है दैट कलर इज डिफर। हम ये कह सकते हैं फ्रॉम दी CF2 कलर केमिस्ट्री, कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स कहीं हद तक, कुछ हद तक हमको पता चला, बट स्टिल देर आर सम problems or we can say limitations which we are going to discuss later. Okay, now after the CFT, metal carbonyls. Metal carbonyl is nothing but the again coordinate complex in which ligand is carbonyl, CO, carbon monoxide. As a ligand, carbon monoxide is known as a carbonyl. ये आपको पहले से ही पता है। सो आपको दोस्तों क्या करना है, मेटल कार्बोनिल में से मेटल के साथ कार्बोनिल लिगेंड है, बट वहाँ पे ऐसा क्या है जिसको अलग से दिखाया है। अगर बाकी के केस की बात करें, हमने ऐसा कुछ नहीं किया इस पर्टिकुलर वो टॉपिक को अलग से देखा हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये टॉपिक को अलग से दिया है। सो कुछ तो होगा। ओके, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विथ कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज CO लिगेंड आर कॉल्ड मेटल कार्बोनिल्स। फॉर एग्जाम्पल NiCO4, FeCO5, MnCO5, CrCO6 एक्सेट्रा। अभी दोस्तों यहाँ पे जस्ट हमको सिंपली कितना काम करना है, यहाँ पे
NiCO4, FeCO5, MnCO5, CrCO6 which are they are homoleptic. आपको एक बात मैंने इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बताई थी दैट होमोलेप्टिक एंड द हेट्रोलेप्टिक. इफ सिंगल होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक इन टर्म्स ऑफ लिगेंड, अगर लिगेंड की टर्म में देखना है, अगर एक ही तरह के लिगेंड से कार्बोनिल 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 और H2 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 और अमोनिया अमोनिया अमोनिया, दे आर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ लिगेंड. हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ लिगेंड, देन वी कैन से more than one types of ligands are there. सिमिलर दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से होमोलेप्टिक लिख रहा हूँ, बट दिस टाइम होमोलेप्टिक अगर एक ही सेंटर है, सेंटर मेटल आयन, नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज 1, देन होमोलेप्टिक. इफ नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज मोर देन 1, देन हेट्रोलेप्टिक. इसको एक्चुअली हम क्या बोल सकते हैं, मोनोसेंटर्ड अगर 2 है, डाई सेंटर्ड इफ मोर देन 2, पॉलीसेंटर्ड. सो होमोलेप्टिक इन टर्म्स ऑफ NCERT लैंग्वेज. मोनोसेंटर्ड, मोनोसेंटर्ड में आप देखो ओनली 1 निकल, 1 Fe, 1 Mn, 1 Cr. यहाँ पे आप देखो Mn ट्वाइस, यहाँ पे आप देखो CO ट्वाइस, तो दे आर डाई सेंटर्ड. ठीक है. होमोसेंटर्ड में दोस्तों अगर यहाँ पे हमको शेप याद रखने हैं एज पर NCERT, NiCO4 टेट्राहेड्रल, FeCO5 ट्राइगोनल बाइपिरामिड, आई रिपीट trigonal bipyramid, CrCO5 octahedral, they are the shape of the particular given complexes. बट अगर डाई सेंटर्ड हुआ तब क्या, सपोज डेका कार्बोनिल इट मीन्स CO10, डाई मैंगनीज दिस इज मैंगनीज 0, सो वहाँ पे उसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा 0. उसका दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसका आप स्ट्रक्चर देखो, सपोज करो तो उसका स्ट्रक्चर है 2 स्क्वायर पिरामिडल, 2 स्क्वायर पिरामिडल को एक साथ एडजस्ट किया है. आपको जस्ट सपोज करना है इन दी क्लासरूम, ये क्लासरूम है हमारा, और क्लासरूम के एग्जैक्ट सेंटर में मैंगनीज इज देयर, वहाँ पे मैंगनीज है. वहाँ से दोस्तों लेफ्ट साइड में एट द कॉर्नर ऑफ द वॉल वहाँ पे क्या है 1 CO, यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन में 1 CO, 1 CO इज बिहाइंड 3 टाइम्स हुए, 1 इज अबव ऑन दी अपर साइड एंड 1 इज इन दी लोअर साइड. कितने हुए 5. फिर ये मैंगनीज से आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्लास तक जाते हैं, वहाँ पे सेंटर में फिर से क्या मिलेगा Mn. सिमिलर एक सामने की दीवार पे CO, आपकी स्ट्रेट लाइन में पीछे ऊपर और नीचे, यू कैन सी ये हमारा क्लास का सेंटर, ये पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, सिमिलर विथ मैंगनीज, आगे पीछे ऊपर नीचे, एंड मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड इज देयर. इसको याद रख दो, आपको यह स्ट्रक्चर याद रखना है. अगर दोस्तों हम बात करें CO कोबाल्ट, CO ट्वाइस CO8, इसको क्या बोलते हैं ऑक्टा कार्बोनिल. जैसे यहाँ पे डेका हुआ डेका कार्बोनिल, दिस इज ऑक्टा कार्बोनिल. डाई कोबाल्ट 0, डाई कोबाल्टेट नहीं लिखना बिकॉज ऑफ न्यूट्रल, डाई कोबाल्ट 0. तो ये कॉम्प्लेक्स में दोस्तों चेंज इतना है दैट पर्टिकुलर दोस्तों यहाँ पे कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, 3 कोबाल्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड इज ऑल्सो देयर. आउट ऑफ 8, 2 कार्बोनिल लिगेंड्स वर्क एज अ 2 कार्बोनिल लिगेंड वर्क एज ब्रीजिंग लिगेंड. सो यहाँ पे जो एक्चुअली उसी टर्म में बोला था ना डेका कार्बोनिल, हम नहीं बोल सकते, डेका कार्बोनिल नहीं बोल सकते बिकॉज वहाँ पे क्या करना पड़ेगा म्यू फॉर दिस डाई कार्बोनिल. सो हम ये लिख सकते हैं ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0 म्यू डाई कार्बोनिल, देन ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट 0, और इसका ये स्ट्रक्चर रहेगा. ये दोनों दोस्तों आपको मगअप करने हैं, याद रखने हैं. यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है मेटल एंड द लिगेंड, ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स के जैसा ही है या समाउ डिफर, वहाँ पे कुछ डिफरेंस है. यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस बन सकता है. एक्चुअली दे बॉन्ड आर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स. अगर कोवेलेंट कोऑर्डिनेट को थोड़ी देर के लिए भूल जाए, इफ दे आर कोवेलेंट इट मीन्स सिग्मा एंड पाई दोनों हो सकते हैं. दोस्तों अगर बात करें पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जहाँ पे एज अ लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल नहीं है, वहाँ पे मेजोरिटी केस में जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज सिग्मा, दैट बॉन्ड इज सिग्मा. और वो सिग्मा बॉन्ड किस तरह से होगा, सपोज दिस इज द मेटल एंड दिस इज 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड.
दिस इज सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। सो क्या हो गया दोस्तों, लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड की आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, कहाँ पे होगा, मेटल की एम्प्टी डी ऑर्बिटल में होगा, और जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिग्मा। और यही हो रहा है इन दी ऑल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, मेटल को इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बट पर्टिकुलर इन दिस केस पर्टिकुलर मेटल कार्बोनिल रिवर्सिबल भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल रिसेप्टर इज कार्बोनिल। किस तरह से दोस्तों, कई बार ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी फील्ड डी ऑर्बिटल, भरी हुई डी ऑर्बिटल से एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड की एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल को यहाँ से फील्ड इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करे जा सकते हैं। इन दैट केस जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। दोनों रिवर्सिबल इफेक्ट है। कहीं पे आपको ये वर्ड सुनने को मिलेगा दैट सिनर्जिक बॉन्ड और सिनर्जिक इफेक्ट। The synergic bond and synergic effect is due to possibility of both types of bond which is sigma and pi. मेजोरिटी केस में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी कार्बोनिल डोनेट किसको करेंगे, मेटल की एम्प्टी डी ऑर्बिटल को, बट ये भी पॉसिबिलिटी है दैट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी फील्ड डी ऑर्बिटल एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड रिवर्सिबल मेटल टू कार्बोनिल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए, इन दैट केस वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। ओके, सो ये पॉसिबिलिटी भी है। देयर आर सम एडिशनल टॉपिक, कुछ ही एडिशनल पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, पर्टिकुलर इन दी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड विच वी आर गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। Transition metal atoms or ions with one or more unpaired electrons and their complexes exhibit color both in their solid and solution states. Let us see how a substance gets its color. When white light passes through a substance, it absorbs some of the wavelengths. The light transmitted by the substances is deprived of the wavelengths that have been absorbed. If absorption occurs in the visible region of the spectrum, then the transmitted light has a color complementary to the color of the light absorbed. Complementary color is the color generated from the wavelength left after the absorption. For example, for hexaaccure titanium 3+, the maximum absorption occurs at 498 nanometer, which corresponds to the blue-green portion of light. The transmitted light is devoid of the blue-green portion, and hence the complex appears purple. The relationship between the absorbed and transmitted wavelengths can be readily understood from the table here. The origin of the color of coordination compounds can be readily explained in terms of the crystal field theory. As you have studied in the previous module, when a ligand approaches the metal ion containing unpaired electrons, the 5 degenerate d orbitals separate into 2 distinct energy levels, namely T2G and Eg. When light of sufficient energy is incident on the metal ion, the electron in the low energy T2G orbital absorbs energy and gets promoted to the higher Eg set of orbitals. White light minus the absorbed color becomes the color of the complex. Thus, the color of coordination compounds arises from the electron transition between the split d orbital energy levels. Let us take the example of hexaaquar titanium 3 to understand this. Hexaaquar titanium 3 is an octahedral complex, in which
Titanium is in +3 oxidation state and has a single electron in the d orbital. The single electron is present in the lower T2G level in the ground state of the complex. When light passes through a solution of this complex, the electron in the lower T2G level is promoted to a higher Eg level by absorbing light with energy equal to the energy difference between the T2G and Eg levels. In this case, it absorbs energy corresponding to the blue-green region. As white light minus blue-green light gives purple color, the complex appears purple. The color of gemstones like ruby and emerald is also due to the D to D transition of electrons within the d orbitals of the transition metal ion. Ruby is a pink to blood red colored gemstone. It is aluminium oxide in which a small fraction of Al3+ ions are replaced by chromium 3+ ions. The red color of a ruby is mainly due to the presence of chromium 3 ions. We may view these chromium 3 ions as octahedral chromium 3 complexes incorporated into the alumina lattice. This crystallographic arrangement affects each chromium 3+ ion, resulting in the D to D transition of electrons after the absorption of the yellow-green portion of light. As white light minus yellow-green gives red color, a ruby looks red. Emerald is a green variety of the mineral beryl. The green color of emerald is due to the presence of chromium 3+ ions. The chromium 3+ ions occupy the octahedral sites in beryl. Due to this arrangement, it absorbs the yellow-red portion of light and, in turn, transmits the complementary color green. Hence, an emerald appears green. It is important to note that in the absence of a ligand, crystal field splitting does not occur. As a result, the substance remains colorless. For example, when hexa-aqua titanium 3+ is dehydrated by heating it, it becomes colorless. Similarly, hydrated copper sulfate is blue, while anhydrous copper sulfate is colorless. The influence of the ligand on the color of a complex may be demonstrated by considering the hexa-aqua nickel-2 complex. When nickel-2 chloride is dissolved in water, it gives the green hexa-aqua nickel-2 complex. To this complex, if the didentate ligand ethane 1,2-diamine is added progressively in different molar ratios, different complexes with varying colors are formed. When the addition of ethane 1,2-diamine to the complex is in the molar ratio of 1:1, a pale blue colored complex of tetra-aqua ethane 1,2-diamine nickel-2 is formed. When the addition is in the ratio of 2:1, a blue or purple colored di-aqua bis ethane 1,2-diamine nickel-2 is formed.
Addition in the ratio of 3:1 results in a violet-colored tris-ethane 1,2-diamine nickel-2 complex. Now let us see the drawbacks of the crystal field theory. Although it successfully explains the formation, structure, and polynuclear carbonyls. Mononuclear carbonyls contain one metal atom per molecule. For example, tetracarbonyl nickel 0, pentacarbonyl iron 0, hexacarbonyl chromium 0, and hexacarbonyl tungsten 0. On the other hand, polynuclear carbonyls contain 2 or more than 2 metal atoms per molecule. For example, decacarbonyl dimanganese 0, octacarbonyl dicobalt 0, octacarbonyl dirhodium 0, and decacarbonyl dirhenium 0. It is important to note that in carbonyls, the electrons that form the chemical bond between the metal and the carbon of carbon monoxide are supplied solely by the molecules of CO. Hence, the metal atom is said to be in zero oxidation state. In a metal carbonyl, the metal-carbon bond has sigma as well as pi character. A sigma bond between a metal and a carbon is formed by the donation of a lone pair of electrons on the carbon of the CO molecule to a vacant orbital of the metal. A second bond is formed by back bonding. This bond is a metal-to-carbon pi bond formed by the sideways overlap of a full dxy orbital of the metal, with the empty antibonding pi star 2py orbital of the carbon of the CO molecule. This bonding creates a synergic effect that strengthens the bond between the CO molecule and the metal. The total bonding is, thus, M double bond C double bond O. Carbonyls have simple and well-defined structures. For example, tetracarbonyl nickel 0 is a tetrahedral molecule. Pentacarbonyl iron 0 is trigonal bipyramidal. And hexacarbonyl chromium 0 is octahedral. Decacarbonyl dimanganese 0 is made up of 2 square pyramidal units joined by an Mn-Mn bond. The molecule, octacarbonyl dicobalt 0, consists of 2 trigonal bipyramids with one edge in common.